हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडिट मेथड, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडिट मेथड। ये टॉपिक था हमारा। तो इस टॉपिक में हम पहले ये देखें कि कैसे हम एक फॉर्मूले की हेल्प से नेशनल इनकम फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडिशन। तो हमें ये देखना है कि वैल्यू एडिशन में कौन कौन से स्टेप्स हम इंक्लूड करें जिससे हमें ये फाइंड कर सकें कि हमारे इकोनॉमी में टोटल वैल्यू है, उसकी टोटल आउटपुट है, उसकी क्या वैल्यू होगी, या फिर हमारा वैल्यू एडिशन क्या होगा, या फिर हमारा चेंज इन स्टॉक क्या होगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होगा। तो ये सारे जो स्टेप्स थे वो हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। और क्वेश्चन भी आपका ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्टेप टेकन अंडर द वैल्यू एडिशन टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। ये आपका क्वेश्चन भी कई बार ऐसे पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से स्टेप्स हम ध्यान में रखते हैं कि वैल्यू एडिशन की हेल्प से जब नेशनल इनकम हम फाइंड करते हैं। तो एक बार से मैं दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ कि हमने ये डिस्कस कर लिया है और हमें ये डिस्कस करना होता है वैल्यू एडिशन मेथड में कि वैल्यू एडिशन कि व्हाट इज द वैल्यू एडिशन, कि कोई भी आउटपुट है तो उस आउटपुट में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन को चेकआउट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला था वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये फॉर्मूला था। तो इसके बाद में हमें यह भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो मार्केट में सेल होती है, ठीक है, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है। पर लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि जितना हमने आउटपुट किया है वो सारा सेल नहीं होता है, कुछ हमारे पास में स्टॉक में रह जाता है। तो हम इसके साथ में चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड करते हैं। तो अब ये चेंज इन स्टॉक क्या होता है, इसको हमने देखने के लिए हमने देखा था कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने लिया था चेंज इन स्टॉक के लिए। और नेक्स्ट था हमारा कि जैसे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए ही आपका ये वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल और वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए चेंज इन स्टॉक, ये दोनों ही पार्ट होंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट के। ओके, देन आपका नेक्स्ट रहता है कि इंटरमीडिएट कॉस्ट है। तो अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है, जो भी हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं फाइनल गुड को बनाने के लिए, उनकी जो वैल्यू होती है, उनकी जो कॉस्ट होती है, वही हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट होती है। ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे फॉर्मूला कि वैल्यू एडिशन को हेल्प से हम नेशनल इनकम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो GAO ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट कह सकते हैं, या GAV हमारा होता है ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ओके, तो GVA ये हमारा एक प्रकार से GDP एट मार्केट प्राइस होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। और इसी को कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, या GVA होता है तो वैल्यू एडिशन को शो करता है। तो ये वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला था सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, तो ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हमारा हेल्पिंग फॉर्मूला क्या है, तो वैल्यू एडिशन। ठीक है, वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन हम कैसे फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि वैल्यू एडिशन प्लस IC, वो इसी से हमने फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक, ये चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सेल टोटल जो सेल होती है, तो ये सेल हम हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म, एक्सपोर्ट। तो कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि एक फर्म ने दूसरी फर्म को सेल किया है, एक फर्म ने गवर्नमेंट को सेल किया है, एक फर्म ने हाउस होल्ड को, अलग अलग भी आ सकता है, या फिर उसकी टोटल सेल भी गिवन हो सकती है। ठीक है, तो GVA ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, GDP मार्केट प्राइस जो हमारी है डोमेस्टिक इनकम। ओके, ठीक है, तो
डोमेस्टिक इनकम या जीडीपी हम फाइंड करते हैं, तो ये हमारे क्या है, ग्रोस वैल्यू एडिड बाय प्राइमरी सेक्टर, ग्रोस वैल्यू एडिड बाय सेकेंडरी सेक्टर, ग्रोस वैल्यू एडिड बाय टर्सरी सेक्टर। ठीक है, आपने 10th क्लास में भी ये स्टडी किया था कि हमारी जो इकोनॉमी होते हैं उसके 3 सेक्टर्स होते हैं, 3 सेक्टर्स। ठीक है, और 3 सेक्टर में हमारा फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर होता है, थर्ड आपका टर्सरी सेक्टर होता है। तो जब वैल्यू एडिशन ये फॉर्मूला हम लेते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में टोटल आउटपुट कितना है हुआ है उसका वैल्यू एडिशन, सेकेंडरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन और टर्सरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन, इनको हम प्लस कर देते हैं तो हमारी कंट्री की टोटल डोमेस्टिक आउटपुट हमें मिल जाता है। डोमेस्टिक आउटपुट या डोमेस्टिक हमारी इनकम हमें मिलती है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो ग्रोस वैल्यू एडिड बाय प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, प्रोड्यूसर आर एंगेज इन ए प्रोडक्शन एक्टिविटी रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि जितने भी हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज होते हैं वो बेसिकली हमारी रिलेटेड होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारी लैंड से रिलेटेड है या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होती है। मोस्टली इसमें हम ऐड करते हैं कि जो हमारी फार्मिंग है या फिर आपकी एलाइड सर्विसेज होते हैं फार्म के साथ में, जैसे फिशिंग हो गया या फिर डेयरी, ये जितने भी हमारी एक्टिविटी आती है ये हम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। तो इस सेक्टर से आउटपुट किया जाता है तो वो हमारा होगा ग्रोस वैल्यू एडिशन इन प्राइमरी सेक्टर, और सेकंड जैसे ही ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो इसका हमारा होगा कि प्रोड्यूसर आर एंगेज इन द कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू ए फिनिश गुड। ओके, तो प्रोड्यूसर जो होते हैं हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या इंक्लूड करते हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है उनको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड, यानी कि इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्लूड करते हैं। जितने भी फर्म्स है आपकी, जितने भी इंडस्ट्रीज है जहां पे हमारा रॉ मटेरियल को यूज करके हम फाइनल गुड बनाते हैं तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो इस इंडस्ट्रीज फर्म बिजनेस से जितना भी हमारा आउटपुट किया जाता है तो वो हमारा होगा ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर। और इसी प्रकार से थर्ड है ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय टर्सरी सेक्टर। तो ये क्या है हमारा, प्रोड्यूसर्स आर इन्वॉल्व इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो जितनी भी सर्विस से आपको सर्विस मिल रही है, ठीक है, सर्विस सेक्टर बैंकिंग है आपका, ठीक है, और शिपिंग है, जितनी भी सर्विसेज है, तो इन सर्विसेज में और आज के टाइम में ये सेक्टर हमारा काफी ग्रो हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो इस सर्विस सेक्टर में जितना भी आउटपुट होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय टर्सरी सेक्टर। अब देखते हैं हम इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए हम कि वैल्यू एडिट मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू एडिट मेथड से हम जो 3 सेक्टर हैं इनकी प्रोडक्शन की वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमें फाइंड होता है GVA मार्केट प्राइस, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, इसको लिख सकते हैं, और GDP मार्केट प्राइस। ओके, तो ये होगा हमारा GVA MP इन प्राइमरी सेक्टर प्लस GVA MP इन सेकेंडरी सेक्टर प्लस GVA MP इन टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो तीनों सेक्टर में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में हमारा वैल्यू एडिशन, सेकेंडरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन और टर्सरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन, इन तीनों सेक्टर के वैल्यू एडिशन को फाइंड कर लेते हैं तो हमारी कंट्री की टोटल जो वैल्यू एडिशन है, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस की वैल्यू हमें मिलती है। ये हमारा GDP मार्केट प्राइस, ये टर्म्स अलग अलग है, मीनिंग इनका सेम है। तो ये क्या हुआ हमारा डोमेस्टिक इनकम। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, नेशनल इनकम, और ये हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है तो ये ग्रोस वैल्यू है और मार्केट प्राइस पे है। ठीक है, ये हमारी NDP फैक्टर कॉस्ट नहीं है, GDP मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो इससे हमें फाइंड करना है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, NNP फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम क्या होती है, NNP फैक्टर कॉस्ट। अब NNP फैक्टर कॉस्ट से हमें फाइंड करेंगे डोमेस्टिक इनकम, यानी कि GVA MP ग्रोस से नेट वैल्यू माइनस D
ठीक है। और फिर ये ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, तो ये हमारा और करके हम GDP-MP, तो ये डोमेस्टिक होती है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना नेशनल में, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फिर मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस NIT। ओके, तो ऐसे ही हमारा ये फॉर्मूला हुआ, इस फॉर्मूले की हेल्प से नेशनल इनकम ने फाइंड किया है। तो GDP मार्केट प्राइस, तो ये सेम होगा D प्लस NFIA माइनस NIT। तो ये हमारा प्रोडक्ट मेथड से हमारी नेशनल इनकम को हम फाइंड करते हैं। इट इज क्लियर? ओके।